नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका द न्यूज लॉन्चर के इस यूट्यूब मंच पर। दोस्तों, बिहार में विधानसभा चुनाव जो जो करीब आता जा रहा है, एनडीए के अंदर सीट शेयरिंग को लेकर मामला उलझता जा रहा है और एनडीए के अंदर फिलहाल जो पार्टियां दिख रही है उनमें एक पार्टी और बढ़ने वाली है। हो सकता है कि एक बढ़ जाए तो एक घट जाए। कौन बढ़ेगी कौन घटेगी, इस पर हम आज नहीं बल्कि आगे चर्चा करेंगे, क्योंकि बिहार की राजनीति में कुछ दशा और दिशा इसी प्रकार की दिख रही है कि एक ऐसी पार्टी जो लोकसभा किसी और गठबंधन में लड़ती है, विधानसभा किसी और गठबंधन में लड़ती है, वो पार्टी एनडीए में वापसी कर सकती है। लेकिन एक पार्टी जो अपने सेकुलर क्रेडेंशियल को बनाए रखना चाहती है और उसे अपने अस्तित्व की भी चिंता है, वो एनडीए का दामन छोड़ सकती है। लेकिन फिलहाल जो एनडीए की मौजूदा सूरत है, उस सूरत हाल के बीच सीट शेयरिंग का मामला जो फंसा हुआ दिखाई दे रहा है, अब भारतीय जनता पार्टी की बार्गेनिंग पावर वहां घटती जा रही है। और बार्गेनिंग पावर घटने के कई सारे कारण हैं। पहला कारण चंद्रबाबू नायडू का दक्षिण भारत के राज्यों के साथ परिसीमन और जनगणना के मुद्दे पर खड़ा हो जाना। जातीय जनगणना का मुद्दा भारतीय जनता पार्टी के लिए एक नासूर बनता जाना, उसके चुनावी हिंदुत्व के नैरेटिव के लिए नासूर बनता जाना। और इन सब से आगे बढ़कर देखें तो 240 की सदस्य संख्या के साथ सरकार चलाने की जो दिल्ली की मजबूरी है, उस मजबूरी में भारतीय जनता पार्टी के लिए अब जो हालात दिख रहे हैं, उनमें 3 अंकों में सीटों पर चुनाव लड़ना मुश्किल होता जा रहा है। बात जहां तक जनता दल यूनाइटेड की है, तो जनता दल यूनाइटेड ने अपनी तरफ से एकदम साफ कर दिया है कि 122 की सदस्य संख्या से नीचे जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। लोकसभा चुनाव में भाजपा को 1 सीटें ज्यादा दे दी थी। शायद भारतीय जनता पार्टी 272 के आंकड़े को छू लेती तो आज की तारीख में जनता दल यूनाइटेड जो बचा हुआ दिखाई दे रहा है, हो सकता है कि जनता दल यूनाइटेड अब तक तोड़ फोड़ कर किसी भी प्रकार से ऑपरेशन लोटस का शिकार हो चुकी होती। लेकिन इस देश में लोकतंत्र के अंदर कई बार जनता अपनी ताकत का जब इजहार करती है, तो अच्छे से अच्छों को बैसाखियों का सहारा लेने पर मजबूर कर देती है। लेकिन बैसाखियां क्या अपने समर्थन की कीमत नहीं वसूलेंगी? स्वाभाविक है कि वो कीमत वसूलने के लिए तैयार है। और कीमत वसूलने की ताकत और ज्यादा तब बढ़ जाती है जब दूसरी तरफ से दरवाजा खुला होने का खुला आमंत्रण मिला होता है। तो जब खुला आमंत्रण मिला हुआ है, चंद्रबाबू नायडू की बार्गेनिंग पावर बढ़ती जा रही है, तो नीतीश कुमार को भी नाराज कर एक और फ्रंट खोल लेना भारतीय जनता पार्टी के लिए अब संभव दिखाई नहीं देता। वो रिस्क ले भी नहीं सकती। कोई भी दिल्ली में अपनी सत्ता नहीं गंवाना चाहता। एक राज्य के लिए कुछ चंद 10, 20, 25 सीटों के लिए सत्ता नहीं गंवाना चाहता। ये हालात तो अब साफ दिखाई दे रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी झुकी हुई है। 122 सीटों से नीचे झुकने के लिए जेडीयू तैयार नहीं है और 121 सीटें बीजेपी को देने के लिए वो तैयार हो गई है। पिछले चुनाव में भी यही फॉर्मूला था। 122 सीटें जनता दल यूनाइटेड ने ली थी और 121 सीटें बीजेपी ने ली थी। जेडीयू ने अपने कोटे से 7 सीटें दे दी थी जीतन राम मांझी को और बीजेपी ने अपने कोटे से 11 सीटें दे दी थी मुकेश सहनी की वीआईपी पार्टी को, विकासशील इंसान पार्टी को। कुल जमा 4 दल तब थे। अब की परिस्थितियों में चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी भी है और मुकेश सहनी की पार्टी फिलहाल इस गठबंधन का हिस्सा कम से कम अभी तक तो नहीं है। अब सवाल उठता है कि नीतीश कुमार जीतन राम मांझी को जैसे पिछले चुनाव में उनकी पार्टी को अपने कोटे से 7 सीटें छोड़कर एकोमोडेट किया था और खुद 115 पर चुनाव लड़े थे, अब ऐसा करने के लिए वो क्यों तैयार नहीं है? तो दरअसल जेडीयू के लोगों से मैंने बात करने की कोशिश की। कई सारी चीजें जो निकलकर सामने आई, उसमें यह निकल कर आया कि जीतन राम मांझी नरेंद्र मोदी की सरकार के लिए ज्यादा उपयोगी है। नीतीश कुमार के पार्टनर वो अलायंस पार्टनर नहीं है। जेडीयू उन्हें अपने कोटे का अलायंस पार्टनर नहीं मानती और जेडीयू का तर्क इस मामले में बड़ा वाजिब है कि जीतन राम मांझी यदि जेडीयू के कोटे के उनके अलायंस पार्टनर होते तो 2022 में जब जेडीयू ने बीजेपी का दामन छोड़ा था, तो जीतन राम मांझी भी साथ में बीजेपी का दामन छोड़ देते, लेकिन तब वो बीजेपी के साथ खड़े रहे। लिहाजा जेडीयू अब उन्हें अपने कोटे का अलायंस पार्टनर नहीं मानती। उपेंद्र कुशवाहा को भी बीजेपी के कोटे का अलायंस पार्टनर माना जाता है,
और उपेंद्र कुशवाहा के लिए तो जेडीयू ने इतनी बड़ी कुर्बानी दे दी कि राज्यसभा के उपचुनाव में अपना कैंडिडेट खड़ा नहीं किया, दोनों सीटें भाजपा को दे दी और बीजेपी पर छोड़ दिया कि वो दोनों खुद लड़े या एक सीट उपेंद्र कुशवाहा को दे दे। बीजेपी ने उपेंद्र कुशवाहा को दिया। चिराग पासवान का जहां तक सवाल है तो जेडीयू अपने कोटे से उन्हें एकोमोडेट करे, इसका सवाल तो उठता ही नहीं है। खासकर जब चिराग मॉडल लोगों ने देखा 2020 के चुनाव में, जेडीयू को कट टू साइज होते हुए विधानसभा के अंदर सदस्य संख्या के मामले में लोगों ने देखा, उसके बाद चिराग पासवान की पार्टी को नीतीश कुमार अपने कोटे से एकोमोडेट करे, सवाल ही पैदा नहीं होता। तो सवाल ये पैदा होता है कि जब ये तीनों सीटें बीजेपी के कोटे में जा रही है, उसके बाद तो साफ दिख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को लड़ने के लिए 90 से ज्यादा सीटें मिलेंगी नहीं। चिराग पासवान की पार्टी को 18 से 22 की बात कही जा रही है, तो जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को मिलाकर 9 से लेकर 13 सीटों की बात कही जा रही है। कुल जमा 31 सीटों में इन तीनों पार्टियों को निपटाने की तैयारी है और ये तीनों पार्टियों को जो 31 सीटें देने की, मैक्सिमम 31 देने की बात है, वो बीजेपी अपने कोटे से बर्दाश्त कर रही है। कारण क्या है? कारण दरअसल यही है कि जीतन राम मांझी के सांसद हो, खुद जीतन राम मांझी या चिराग पासवान के 5 सांसद हो, ये दोनों पार्टियों के कुल जमा आधा दर्जन सांसद, उपेंद्र कुशवाहा का तो लोकसभा में स्ट्रेंथ ही नहीं है, तो ये आधा दर्जन सांसद नरेंद्र मोदी की सरकार बचाने के लिए जरूरी है, न कि नीतीश कुमार की सरकार को बचाने या गिराने के लिए जरूरी है। तो इस परिस्थिति में नीतीश कुमार इनका लोड लेने के लिए तैयार नहीं है और बीजेपी की मजबूरी है कि बीजेपी इन्हें अपने खाते में रखे। अपने खाते में नहीं रखेगी तो ये जाएंगे कहां? और जब ये जाएंगे तो बिहार में भारतीय जनता पार्टी की भद और ज्यादा पिटेगी और दिल्ली की सरकार पर भी कहीं ना कहीं संख्या बल कमजोर होता हुआ दिखाई देगा। तो संख्या बल के मामले में जहां चंद्रबाबू नायडू वाला फ्रंट परिसीमन और स्टालिन की अपील के बाद पहले से ही खुला हुआ है बीजेपी के लिए, और वो एक ऐसा फ्रंट है जिसमें पवन कल्याण की पार्टी और देवेगौड़ा की पार्टी भी बीजेपी के साथ खड़े होने से तौबा कर सकती है। उस परिस्थिति में चिराग पासवान वाला फ्रंट भी फ्री करके उन्हें छोड़ दे बीजेपी और खोल दे, ये संभव दिखाई नहीं देता। तो संभव क्या दिखाई देता है? संभव यही दिखाई देता है कि भारतीय जनता पार्टी को 90-91 सीटों पर संतोष करना होगा। इससे आगे उसके लिए सूरत नहीं बचती, क्योंकि जैसे जैसे 22 मार्च करीब आएगा, एक पहले आशंका थी कि 22 मार्च के पहले, यानी स्टालिन के द्वारा बुलाई गई बैठक के पहले वहां से जो बातें निकलकर सामने आएगी, उसके पहले बिहार में सीट बंटवारे का औपचारिक ऐलान कर मामले को रफा दफा कर दिया जाए। वो हुआ नहीं और अब जेडीयू को भी इंतजार है कि 22 मार्च को चेन्नई की बैठक में नायडू का रुख क्या होता है। उनके 16 सांसदों का रुख यदि स्टालिन के सुर में सुर मिलाता हुआ नजर आया, जिसकी संभावना ज्यादा है, क्योंकि सवाल उनकी पार्टी की अस्तित्व राज्य की दिल्ली में बढ़ने या घटने या बराबर रहने की ताकत से जुड़ा है, लोकसभा सीटों की संख्या और उनके प्रतिशत से जुड़ा है, तो स्वाभाविक है कि चंद्रबाबू नायडू की बार्गेनिंग पावर जैसे जैसे बढ़ेगी, नीतीश कुमार की भी बार्गेनिंग पावर भारतीय जनता पार्टी के साथ वैसे ही बढ़ती चली जाएगी। तो 22 मार्च तक ये मामला अब तो सुलझने का सवाल ही नहीं है। नीतीश कुमार भी नहीं चाहेंगे कि 22 मार्च तक भारतीय जनता पार्टी सीट शेयरिंग का फैसला करे और नीतीश कुमार की पार्टी उस पर सहमति दे, वो देंगे भी नहीं। तो अब जो हालात हैं, इस हालात में आधी सीटों पर जेडीयू, यानी 122 सीटों पर जेडीयू और 121 सीटों पर बीजेपी, और बीजेपी के तमाम जो बीजेपी के कोटे के ए बी सी जो 3 दल दिखाई देते हैं, लोजपा रामविलास चिराग पासवान वाली, जीतन राम मांझी की पार्टी और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी, इन सबको बीजेपी को अपने कोटे से एडजस्ट करने की परिस्थितियां पैदा हो गई है, क्योंकि नीतीश कुमार के सामने तो साफ दिखाई दे रहा है कि भाजपा के साथ 122 लड़ेंगे तब शायद 80 जीत पाए, और दूसरा रास्ता यदि वो अख्तियार करते हैं, सेकुलर गठबंधन की तरफ एक बार फिर बिहार में विपक्ष परिवर्तन कराते हैं, यानी भाजपा और राजद दोनों को पलटी करवा देते हैं, खुद कुर्सी पर जमे रहकर, खुद बिना पलटी मारे कुर्सी पर जमे रहकर दोनों को पलटी करवा देते हैं, तो उस परिस्थिति में वहां उनको साफ दिखाई दे रहा है कि इतना बड़ा एक ठोस वोट बैंक इकट्ठा है, जिसके बूते 122 तो छोड़िए, 100 लड़कर भी 80 प्लस सीटें आराम से हासिल की जा सकती है। तो स्ट्राइक रेट को लेकर जनता दल यूनाइटेड के अंदर एक क्लैरिटी आना, एक स्पष्टता आना, राष्ट्रीय जनता दल के अंदर से
भले ही ऊपर से कुछ कहा जाए, अंदर से ये परिस्थितियां रहना कि नीतीश कुमार आ जाते तो बेहतर होता। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर, बीजेपी को ये दिखाई देना कि अगर नीतीश कुमार चले गए तो शायद अब जाति जनगणना के बाद बिना नीतीश कुमार के चुनाव लड़ने का साहस बीजेपी जुटाने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि उसे पता है कि जाति जनगणना के पहले और नरेंद्र मोदी के उभार के दौर में 2015 में उसे 53 सीटें तो मिल गई थी, लेकिन 243 सदस्यों की विधानसभा में अब 20 सीटों तक पहुंचना बिना नीतीश कुमार के मुश्किल हो सकता है, क्योंकि बिहार एक अलग तरह की राजनीतिक लकीर खींच चुका है। बिहार भारतीय जनता पार्टी को, नरेंद्र मोदी के ग्राफ को गिराने में अब तक भले ही बड़ी भूमिका नहीं निभा पाया, लेकिन देश ने जो 2014 के चुनाव में नरेंद्र मोदी की सरकार को, 56 इंच के सीने की बात करने वाली सरकार को, 400 पार के नारे को, जहां 240 पर कट टू साइज करने का काम किया, जहां बैसाखियों पर निर्भर रहने के लिए विवश किया, तो अब बैसाखियों के द्वारा अब सत्ता की असली कीमत वसूलने की जो बारी आई है, अब जरा देखते जाइए कौन किसको कितना झुकाता है। रही बात नरेंद्र मोदी की, भारतीय जनता पार्टी की, तो 282 सदस्यों वाली भारतीय जनता पार्टी, जिसके 22 एमपी बिहार में थे 2019 के चुनाव के पहले, वो भारतीय जनता पार्टी जेडीयू के आने के बाद 22 से नीचे आकर 17 पर लड़ने को तैयार हो गई और 2 सीटों वाली जेडीयू को भी बराबर की सीटें यानी 17 सीटें देने पर राजी हो गई थी। तो आप सोच सकते हैं कि नरेंद्र मोदी पीक पर रहते हुए, जब उन्हें बहुमत के लिए दिल्ली में कोई खतरा नहीं था, अंक गणित के लिए किसी पर निर्भर नहीं रहना था, अकेले भूते वो अपने बहुमत में थे, उस वक्त नरेंद्र मोदी जब जीती हुई सीटों को कम कर समझौता कर सकते हैं, तो फिलहाल बिहार के विधानसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी को कौन सा मुख्यमंत्री बनना है आके? उन्हें भी पता है कि उन्हें मुख्यमंत्री तो बनना नहीं है, वो तो वहां बैठे हुए हैं जहां नीतीश कुमार चाहकर भी अभी तक नहीं पहुंच पाए हैं। तो स्वाभाविक है कि अपनी सत्ता को खतरे में डालने के लिए न तो मोदी तैयार होंगे, न शाह तैयार होंगे, न भारतीय जनता पार्टी तैयार होगी। तो नायडू की बढ़ती हुई बार्गेनिंग पावर, स्टालिन की बैठक, इन सब के बीच संसद के बहुमत की व्यवस्था, ये सारे हालातों को एक तरफ रखकर देखें तो जनता दल यूनाइटेड ने जो नस दबाई है भारतीय जनता पार्टी की, 122 से कम किसी हालत में स्वीकार नहीं। अब भारतीय जनता पार्टी के सामने, उसके सामने झुकने के सिवा कोई तीसरा रास्ता नजर नहीं आ रहा, क्योंकि कोई भी समझदार राजनीतिक दल हर फ्रंट को एक साथ खोलना नहीं चाहता कि नायडू का भी फ्रंट खुल जाए और नीतीश कुमार का भी फ्रंट खुल जाए। उधर एकनाथ शिंदे की हालत देख ही रहे हैं कि मुख्यमंत्री पद नहीं मिलने के बाद उनके पास भी 7 या 8 एमपी है, पता नहीं वो कब किस पाले में चले जाएंगे। तो सारे फ्रंट को एक साथ खोलने पर के लिए कम से कम बैसाखियों के बूते चलने वाली सरकार तैयार हो ही नहीं सकती है। आगे आगे देखिए क्या होता है, लेकिन पेश तो जनता दल यूनाइटेड ने एक ऐसे वक्त पर फंसाया है, एक ऐसी गुगली डाल दी है ऐसे वक्त पर, जहां भारतीय जनता पार्टी के पास कोई विकल्प नजर नहीं आ रहा है, सिवाय इसके कि नीतीश कुमार की आधी सीटों की डिमांड पर वो अपनी मंजूरी प्रदान करें। देखते हैं औपचारिक ऐलान कब होता है, लेकिन इतना जरूर है कि 22 मार्च को चेन्नई में परिसीमन के मुद्दे पर स्टालिन के द्वारा बुलाई गई बैठक में अगर चंद्रबाबू नायडू पहुंचे, स्वाभाविक है कि दक्षिण की राजनीति की व्यवस्था और अपने राज्य की राजनीति की व्यवस्था उन्हें पहुंचने पर विवश करेगी। तो अगर वो पहुंचे, उसके बाद नीतीश कुमार, बीजेपी के लोगों को भी अब लग रहा है कि अभी तो 122 कह रहे हैं, नायडू ने आंख दिखा दिया तो कहीं वो 130 या 140 न कहने लगे। ये परिस्थिति भी अब दिखाई दे रही है। आगे आगे देखते जाइए होता है क्या। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।